नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अक्टूबर 2023 को, उसकी पहली पारी यानी फर्स्ट जो हमारी शिफ्ट है, उसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस से संबंधित यानी जीके और जीएस से संबंधित जो 50 प्रश्न आए थे, उन 50 प्रश्नों पर आज की क्लास में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए उन सभी प्रश्नों का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, वो आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। यानी आपको यहाँ पर यह बताना है कि 4 जो पुस्तक यहाँ पर दी गई है, इन पुस्तकों में से कौन सी जो पुस्तक है वो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपके कौन सा, तो इसका सही जवाब होगा माई लाइफ। ये जो माई लाइफ है, ये पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यानी आत्मकथा है। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही जो विकल्प होगा वो ए होगा। इसके अलावा बाकी अगर ऑप्शंस की चर्चा करें तो जैसे माई कंट्री माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ये लाल कृष्ण अडवाणी जी की है, यानी लाल कृष्ण अडवाणी जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाल कृष्ण अडवाणी, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसके अलावा जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो पुस्तक लिखी गई है नेशनल मंडेला के द्वारा लिखी गई है, नेल्सन मंडेला, इनके द्वारा ये पुस्तक इनकी है। तो ये आपको याद रखना है। बी कमिंग की बात करें तो बी कमिंग जो लिखी गई पुस्तक, ये अमेरिकी राष्ट्रपति मिशेल ओबामा की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मिशेल ओबामा है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, बी कमिंग। तो इस तरह आपको याद रखना है चारों पुस्तकों के बारे में। तो यहाँ पर जो सही प्रश्न का आंसर होगा वो ए होगा, माई लाइफ। ये पुस्तक लिखी गई पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चहामान यानी चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो अजमेर को अगर राजधानी की बात करें तो अजमेर को जो राजधानी बनाने वाले जो अजमेर के जो राजा थे, चौहान वंश के जो शासक थे, उनका नाम था अजय राज। यानी अजय राज के द्वारा अजमेर शहर बसाया गया और अजमेर शहर को यानी इन्होंने 1113 ईस्वी के अंदर क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो कार्यकाल माना जाता है अजय राज का, ये 1113 ईस्वी से लेकर 1143 ईस्वी तक इनका ये कार्यकाल माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और अगर बात करें तो जैसे अजमेरों की जो पहली या प्रथम राजधानी थी चौहान वंश की, वो राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर, यानी नागौर इनकी चौहान वंश की प्रथम राजधानी थी। इनका जो मुख्य केंद्र था वो साकंबरी यानी जो आज का सांवर जो क्षेत्र है, ये चौहान राजाओं का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है। एक राजा हुए अर्णोराज चौहान वंश के, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों के विचार विमर्श जो हुए थे वो आपके 1932 में हुए थे। कब हुए थे, 1932 में हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1932। अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था आपके 1930 में और ये हालांकि 31 तक चला था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1931 में हुआ था और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था। तो तीनों के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि भाई कब कब ये हुए हैं। तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1933 में तीसरा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, साहो जो आओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है।
तो ये जो त्योहार है साहो जो आहो, ये त्योहार मनाया जाता है गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, भारत में कम से कम सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। तो देखिए 1 लाख रुपए से कम के जितने भी ऋण है उन सभी ऋणों को हम कैसे ऋण मानते हैं? सूक्ष्म ऋण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए से कम के जितने भी लोन है उनको सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म माइक्रो लोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो फरक्का जल संधि की बात करें तो दोस्तों फरक्का जल संधि जो भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों के बीच में हुई एक जल संधि है। और इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि गंगा के जल को साझा करना, उसका जो अपवाह है उसको अपवाह को बढ़ाना यानी इसके प्रवाह को बढ़ाना, साथ साथ इसका जो जल है वो जल दोनों देशों के मध्य किस प्रकार यानी सही ढंग से यानी सुनियोजित हो सके, इसके लिए 12 नवंबर 1996 में, ये भी अगर आप चाहो तो डेट याद रख सकते हो, हालांकि इस डेट की जरूरत नहीं है। 12 नवंबर 1996 आपको सिर्फ सन याद रखना है कि 1996 में फरक्का जो संधि हुई थी वो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई थी। तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये पंडवानी जो एक कला शैली है इसके लिए फेमस है, ये आपको याद रखना। और ये कहाँ पर है? तो पंडवानी जो है आपके ये, इसका आपको विशेष याद रखना है कि ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो कला शैली है बड़ी फेमस है। और ये जो आपकी तीजन बाई है ये गौड़ जनजाति, गौड़ जो हमारा जो जनजाति है उससे इनका संबंध है। तो तीनों बातों को आपको विशेष याद रखना है कि भाई इनका संबंध जो है वो आपके पडवानी नृत्य से है। दूसरी बात, गौड़ समुदाय से ये आती है या गौड़ जनजाति से आती है और छत्तीसगढ़ के अंदर ये रहने वाली है, या ये जो पडवानी जो नृत्य है ये आपके छत्तीसगढ़ का फेमस यानी नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? तो हरित क्रांति की सफलता का जो अनुभव है वो 2 चरणों में किया। कितने चरणों में किया? 2 चरणों में किया, ये आपको याद रखना है। इसका जो पहला चरण है वो 1967 से लेकर 1972 तक रहा था, ये इसका पहला चरण था, ये आपको याद रखना है यानी प्रथम चरण। और अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा जो इसका चरण है वो 1972 से लेकर 1984 तक। कब तक? 1984 तक इसका सेकंड चरण था, ये आपको याद रखना है यानी द्वितीय चरण था। और हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक है, हरित क्रांति का जनक ये माना जाता है MS स्वामीनाथन को, जिनको भारत सरकार के द्वारा हाल ही भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखना कि अभी भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो हरित क्रांति में जो प्रमुख जो फसलें प्रभावित जो फसलें थी, प्रमुख फसलें जिन पर ध्यान दिया गया वो थी आपकी गेहूं और चावल। कौन सी थी? गेहूं और चावल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र की बात करें कि भाई इसमें कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र थे, तो प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब था, हरियाणा था और इसके अलावा पश्चिमी यूपी, इन पर विशेष बल दिया गया यानी इन क्षेत्रों में हरित क्रांति को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी बातें आपको
हरित क्रांति से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, अगर मामल्लपुरम के अगर मंदिर की बात करें तो यह मंदिर बनवाया गया था पल्लव वंश के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव वंश के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ शैली में बना हुआ, द्रविड़ शैली में बना हुआ एक ये मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में ये शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हिंदू देवी देवता है उनको समर्पित एक मंदिर है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित ये एक क्या है? मंदिर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है और हिंदू देवी देवताओं को ये क्या है? समर्पित है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है आपका प्रश्न संख्या 10। नागालैंड का मोत्सु त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो नागालैंड का मोत्सु त्योहार है ये एहो जनजाति से संबंधित है। किससे? एहो जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना कि भाई एहो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा भील जनजाति की बात करें कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जो जनजाति है जैसे अपने राजस्थान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। गुजरात में पाई जाती है, इसके अलावा एमपी में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी जो भील जनजाति है ये 4 जो स्टेट है इनके अंदर ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जो जनजाति है वो आपके झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा आपके उड़ीसा में पाई जाती है और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पर? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें बोडो जनजाति की तो बोडो जो जनजाति है आपकी कहाँ पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है, मेघालय के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में भी ये आपकी यानी जो बोडो जनजाति है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा एहो जनजाति। और एहो जनजाति का फेमस त्योहार कौन सा है? मोत्सो त्योहार। और ये नागालैंड का त्योहार है, ये भी आपको ध्यान रखना। नागालैंड के अंदर ही जनजाति निवास करती है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं है? ए कहता है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग, जिसके तहत प्रत्येक उद्यमी को कोई फर्म शुरू करने, फर्म को बंद करने या उत्पादित किए जा सकने वाले माल वस्तुओं की मात्रा तय करने के लिए सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। इसके अलावा चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण, इसी कानून का बिल्कुल ये भी बात सही है। इसके अलावा कुछ माल वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु जो उद्योगों में ही किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है, सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई नहीं, सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी गई। यही इसमें क्या है? इसके तंत्र में शामिल नहीं है या अस्तित्व में नहीं है। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। बाकी तीनों इसके बिल्कुल सही है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके के.सी. नियोगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें तो देखिए वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्यरत है, 16वां वित्त आयोग कार्यरत है। और 16वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है हमारे अरविंद पनघड़िया, ये नाम आपको याद रखना है, अरविंद पनघड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एन के सिंह। कौन थे?
NK सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 280 में। और आर्टिकल 280 क्या कहता है? तो आर्टिकल 280 ये कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए एक केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। इस केंद्रीय वित्त आयोग के अंदर एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे, यानी एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होंगे, ये आपको याद रखना है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, जो इसका सही आंसर होगा केसी नियोगी, और वर्तमान भी आपको याद रखना है वो है अरविंद पनघड़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्न इनमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है? तो वो देश है हमारा कौन सा? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। बाकी सारे के सारे जो देश है वो भारत से आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पियानो वादक होने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है लिडियन नादस्वरम के द्वारा। और लिडियन नादस्वरम कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु के रहने वाले। कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण है जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अगर इनकी बात करें तो ये हमारे 6 ऐसे यानी नियंत्रण है जो किसी यानी विशेष क्षेत्र की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगर इनकी बात करें तो जैसे अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं, प्रचलित पवनें हैं, स्थलाकृति है। इस प्रकार ये 6 जो यानी तंत्र है जो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला, अक्षांश हो गए, ऊंचाई हो गई, समुद्र तल से दूरी हो गई, इसके अलावा महासागरीय धाराएं हो गई, इसके अलावा स्थलाकृति हो गई और प्रचलित पवनें हो गई। ये 6 की 6 क्या करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अटल सुरंग को ही हम रोहतांग सुरंग या रोहतांग दर्रा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करती है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो लंबाई है टोटल, उस लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई है इसकी 9.02 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9.02 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अटल सुरंग का ही नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया रोहतांग के नाम से जाना जाता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 पर है, कौन सा? NH यानी 3 है ये आपको ध्यान रखना है, NH 3। तो इस प्रकार ये किसको जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का क्या करती है? काम करती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कार्बनिक यौगिक के परिवार की अगर बात करें तो डिकेन बिल्कुल होता है, अमोनिया नहीं होता, नॉनॉन होता है, फ्यूरॉन होता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं होता, तो सही आंसर अमोनिया इसका होगा बी। अगला प्रश्न, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर का घनत्व 1.87 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, जो वायु से 1.5 गुना भारी होता है और यह 31 सेंटीमीटर के क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो क्या होता है? तो नाइट्रोजन तो नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, लिथियम नहीं होता। सही इसका जो आंसर क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी डी इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? 2 कथन ए और बी आपको दिए गए हैं, आपको यहां बताना है कि क्या दोनों कथन सही है
या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। समझते हैं पहले कौन सा कथन क्या कहता है। उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है। तो उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान तो नहीं रहती, ये बात गलत है, यानी पहला ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो हिमालय है वो मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी जो हमारी हवाएं होती है उन हवाओं से यानी उपमहाद्वीप की रक्षा करने का काम करता है। तो सही इसका बी सही है, ए गलत है। अब हमें प्रश्न देखना, ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। तो एक और दो गलत है, नहीं, बी सही है एक गलत है। ओनली केवल एक सही है एक तो गलत है। ओनली कथन ए और बी दोनों सही है, ये भी नहीं है, एक गलत है बी सही है। ओनली बी यानी केवल बी सही है। तो बिल्कुल डी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, यानी केवल बी इसका करेक्ट आंसर, यानी ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, सही आंसर होगा डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, चार विकल्प में से आपको बताना है कि ये स्थापना किसने की थी। तो अगर चार विकल्प की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, अलारमेल वल्ली, मृणालिनी साराभाई और रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल के द्वारा ये स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो रुक्मणी देवी अरुणडेल के द्वारा ही यानी स्कूल ऑफ ड्रामा की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका जो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भारत की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तता का ग्राफिक निरूपण प्रदर्शित किया है। तो यह है आपके लोथर मेयर, इनके ही द्वारा यानी क्या किया गया, तो परमाणु भारत की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवृत्ता का क्या किया गया, ग्राफिक यानी निरूपण प्रदर्शित किया। तो सही जो आंसर होगा वो होगा लोथर मेयर, यानी बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, ब्रायोफाइट यानी गैर संवहनी पौधे और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने की संरचना क्या कहलाती है। तो ये पुधानी कहलाती है। क्या कहलाती है, पुधानी कहलाती है। बी इसका जो आंसर होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो अगर भूटिया अगर नृत्य की बात करें तो भूटिया जो नृत्य है वो आपका सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का है। तो सही इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है। तो ध्रुवसेन द्वितीय की बात करें तो मैत्रिक राजवंश से संबंधित है और इस राजा को यानी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षक माना जाता है। तो सही इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते हैं, तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहते हैं वो भाग 3 को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 में उल्लिखित था उसे निरसित कर दिया गया और वो एक वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है जो संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 के में उल्लेखित है। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों के 6 वर्ग हैं, वो आपको याद रखने कौन कौन से, जैसे समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये हमें याद रखना है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और
से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है तो उसके लिए जो तापमान है वो कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो सही इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था वो आपके 1930 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई पहले जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन किया गया था कनाडा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी जो 2022 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ है। और 2026 में जो होंगे उनके लिए पहले यानी ऑस्ट्रेलिया निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्होंने यानी अपनी तकलीफ बताई कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए अभी इसको पोस्टपोन्ड कर रखा है, निर्धारित नहीं है। जबकि 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका जो आयोजन होगा वो कनाडा में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2026 का अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, पहले ऑस्ट्रेलिया निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना बजट ये कह दिया कि साहब हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है, तो अभी वहाँ पर होल्ड कर रखा है, निर्धारित नहीं किया कि कहाँ होगा, ये फिक्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताया गया कि भाई स्टेटमेंट ए और बी दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षक में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि ब्लॉक तत्वों में जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वाह्यतम कक्षक में प्रवेश करता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई जो अधातुएं होती है और उपधातुएं होती है केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में ही मौजूद होती है। तो दोनों कथन सही है, यानी बी इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों इसके क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, काला वैसाखी क्या है। तो काला वैसाखी मानसून से पहले यानी जो वर्षा है, आने वाली जो वर्षा है, जो आंधी है, या आप कह सकते हो जो झंझनाहट है, वो क्या है, आपकी काली वैसाखी कहलाती है। तो सही जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगले प्रश्न पर, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए जो अधिनियम लाया गया वो 1990 में लाया गया। तो सही इसका आंसर होगा बी। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी स्थापना 92 में हुई थी। अधिनियम 90 में लाया गया, स्थापना 92 में हुई थी। तो सही विकल्प होगा इसका बी। अगला है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल 1 डिग्री या उससे कम होती है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। या तो 1 डिग्री होगी या उससे कम होगी। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से अगला है, 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी वो चंद्रवरदाई ने की थी। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर एक काफी मशहूर जो पंक्ति है कि 4 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी जब कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना लिया गया था, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, तब चंद्रवरदाई ने राजा को संकेत दिया था, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द वेदी भान चलाना जानता था। तो उन्होंने यानी गणना करके दी थी, कैलकुलेट करके कहा था कि हे राजन, मोहम्मद गौरी और आपके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो उन्होंने बताया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी सुल्तान यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जैसे चंद्रवरदाई ने ये कहा, पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाया और यानी मोहम्मद गौरी को वहीं उसको मार दिया। तो ऐसा ये उल्लेख किसमें मिलता है, चंद्रवरदाई के इस पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला है, आरुष मृदुल को नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसके लिए सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया। कथक के लिए किया गया,
या फिर ओडिसी के लिए किया गया, या फिर मोहिनी अट्टम के लिए किया गया, या कुचिपुड़ी के लिए किया गया। तो देखिए ये जो किया गया वो ओडिसी के लिए किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 8 नृत्य इसके अंदर शास्त्रीय शैली है, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो यह है आपका निहारिका परिकल्पना। ये जो मॉडल है निहारिका परिकल्पना, ये सबसे सर्वसम्मत और स्वीकृत मॉडल माना जाता है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। इन्हें वैज्ञानिक सोच, मानववाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करने के लिए बनाया गया है। तो बिल्कुल बात सही है। ये 8वां मौलिक कर्तव्य जो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करना, सही है। वे हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बने हैं। तो बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि छठा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है यही कहता है कि हमारी गौरवशाली और ऐतिहासिक संस्कृति का महत्व समझे तथा उसका परिरक्षण करें। इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया, नहीं ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं है, यानी न्यायोचित का मतलब है ये वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। कैसे है? अप्रवर्तनीय, यानी इनके ना मिलने पर या इनके उल्लंघन करने पर हम न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। तो सी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा और पढ़ लेते हैं, इन्हें उन महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। बिल्कुल बात सही है। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखे। तो इसका जो गलत कथन यहाँ से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते, ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय होते हैं अर्थात वाद योग्य नहीं होते। अगला, मिथाइल एथिल कीटोन को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको ट्यूबिटेनॉन के नाम से जाना जाता है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नॉल नहीं है, नॉन है, ये ध्यान रखना। बी इसका सही आंसर होगा, ट्यूबिटेनॉन के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? तो शो जंपिंग घुड़सवारी प्रतियोगिता होती है, वोल्टिंग ये भी आपकी घुड़सवारी प्रतियोगिता होती है, स्प्रिंट ये नहीं होती, स्प्रिंट नहीं होती, ये रनिंग में होती है। किस में होती है? रनिंग में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरा विकल्प गलत है। ड्रेसेस बिल्कुल घुड़सवारी की एक प्रतियोगिता है। तो शो जंपिंग, वोल्टिंग, ड्रेसेस ये तीनों घुड़सवारी की प्रतियोगिता है, जबकि स्प्रिंट ये घुड़सवारी की नहीं, रनिंग की है। तो सही इसका आंसर सी होगा। अगला है, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये नाम आपको याद रखना है, इंदुलाल याग्निक ने खेड़ा में गांधी जी के गांव के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने में या करने के लिए गांधी जी क्या की थी? सहायता की थी। तो बिल्कुल दोनों सही है। और बारदौली में ही सरदार, ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने। ये खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली से संबंधित ही बातें थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंदुलाल याग्निक का नाम यहाँ पर आता है, जो ये वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी थे और गांधी जी को इन्होंने क्या दी थी? सहायता दी थी। पौधों में रंधों की स्थिति पहचानिए। तो पौधों में अगर रंधों की स्थिति अगर बात करें तो पत्तियों की सतह पर होते हैं। रंध का पत्तियों की सतह पर होते हैं। तो सही जो विकल्प होगा वो इसका क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? तो बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके बजट दस्तावेज के जो रणनीति जो विवरण होता है, यानी जो आपके रणनीति का जो विवरण होता है उसके अंदर इनको क्या किया जाता है, या कार्य योजना का, रणनीति कह लीजिए चाहे कार्य योजना कह लीजिए, एक ही बात है, उसमें किया जाता है। तो सही जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बी, यानी राजकोषीय नीति कार्य योजना जो विवरण होता है उसके अंदर किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को कैल्प भी कहा जाता है और यह
गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो ये है आपकी लेमिनारिया। क्या है? लेमिनारिया है। ये भूरे शैवाल की एक प्रजाति है, गहराई में यानी समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली है। तो सही इसका आंसर डी होगा, लेमिनारिया। ये आपको ध्यान रखना है, भूरे शैवाल की एक क्या है, प्रजाति है। इसे कैल्प के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? तो ये तो अकबर के में बहुत सीधा है, अकबर के 9 रत्नों में ये क्या थे, शामिल थे। तो सही इसका आंसर बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, जब आर्टिकल 352 के माध्यम से हमारे देश में क्या लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगती है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार है, बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। इनके आधार पर यानी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाई जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश की जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के विषयों पर यानी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सारी शक्तियां यानी राज्यपाल में आ जाती है। तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगला है, बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएलओ का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो पीपीएलओ का जो पूर्ण रूप है वो है आपके फुलेरो अमोनिया लाइक ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो सही जो आंसर होगा इसका आपका हाँ ये ना फुलेरो निमोनिया लाइक और ऑर्गेनिज्म। तो सही जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा, डी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 17वीं लोकसभा में पंजाब में कितने सांसद चुने गए? तो 17वीं लोकसभा में पंजाब की सीटें पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है कि भाई पंजाब से कितनी सीटें हैं। तो पंजाब से लोकसभा में 13 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना। अभी भी 13 ही है और अभी 18वीं लोकसभा के क्या हो रहे हैं, यानी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला है, निम्न में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी? तो माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखने का जो काम किया था वो किरण देसाई ने किया था, या कमला दास ने किया था, या शोभा डे ने किया था, या अरुंधति रॉय ने किया था। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। 4 विकल्प में से हमें बताना है कि ये किसने किया था। तो अगर हम बात करें माई स्टोरी की, तो माई स्टोरी की जो लेखक है वो है कमला दास। सही विकल्प होगा सी, कमला दास। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? तो आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक जनसंख्या में स्थिर वृद्धि, ये तो नहीं माना जाता। सकल घरेलू उत्पाद में स्थित वृद्धि, ये हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थिर वृद्धि, ये नहीं है। ऋण में स्थिर वृद्धि, ये भी नहीं है। यानी सही जो इसका आंसर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर वृद्धि, ये इसका सही आंसर होगा। यानी जो हमारी जीडीपी है उसके अंदर अगर वृद्धि देखने को मिलती है तो वो एक अच्छा संकेत है कि हमारा आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है। अगला प्रश्न आपका, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल टीम की बात करें तो वॉलीबॉल टीम में प्रत्येक जो होते हैं वो 6 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कोर्ट होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। तो सही इसका आंसर सी होगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? सबको बच्चे को पता है, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिराव फुले ने की थी और 1873 में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही विकल्प इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपके सतीश कुमार थे। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही भाग लिया था 2020 में, पहले भारतीय बने थे। तो इस प्रकार आज के जो सेशन के अंदर हमने सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो फर्स्ट पारी के जो प्रश्न है उनको हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।